मेरे आत्मीय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे दूर संचार विधेयक 2023 इस विषय पर बात करने जा रहा हूं और आप जानते हैं कि इस विधेयक को हमारी संसद ने पारित कर दिया है। जब मैं कह रहा हूं कि हमारी संसद ने पारित कर दिया है तो इसका मतलब ही है कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों ने पारित कर दिया है। लेकिन याद रखें कि अभी यह अधिनियम नहीं बना है। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक अधिनियम कहलाने लगेगा और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी सामान्यतः हस्ताक्षर कर ही देते हैं, क्योंकि उनके पास संसद द्वारा पारित विधेयकों को रोकने की जो शक्ति है वो बहुत सीमित है, या यूं मान करके चलिए कि नहीं के बराबर है। दूर संचार, टेलीकॉम। टेली का मतलब ही होता है दूर, है ना। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दूर की चीजों को आप देख सकते हैं। टेलीविजन, पता नहीं कौन सी घटना कहां घटित हो रही है और उसे आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो यहां है टेलीकॉम। कॉम कम्युनिकेशन से लिया गया है, टेलीकॉम दूर संचार। दोस्तों, यह विधेयक पारित हो गया है। तो आइए अब हम इनके बारे में जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल उन्हें जानते हैं। और अगर मैं महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा हूं तो डेफिनेटली उसका जो दायरा है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है। इसका लक्ष्य क्या है? बकायदे इसके लक्ष्य को संसद में बताया गया है। लक्ष्य है इसका कि जो हमारे दूर संचार सेवाएं हैं और जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है, पूरी की पूरी जो प्रणाली है, उसको बकायदे बदलना और उसमें सुधार लाना। मैंने कहा बदलना। ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जो मैं बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए कि दोस्तों, हमारे यहां इससे पहले जो कानून बने हुए हैं इसी से रिलेटेड उन्हें ध्यान से सुनिए। एक हमारे यहां कानून बना था इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम 1885। इसका नाम है टेलीग्राफ अधिनियम। डेफिनेटली अंग्रेजों ने बनाया होगा और उसमें उन्होंने अपने हितों का ही ज्यादा ध्यान रखा होगा। दूसरा बना था द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट। तब तक वायरलेस आ गए तो फिर वायरलेस के लिए 1933 में एक्ट बनाया। इससे भी उन्होंने अपने हित में ही रखा होगा। और इसके बाद फिर आया जो अगला कानून था, टेलीग्राफ वायर्स इन ब्रैकेट है गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950। तब तक हम आजाद हो चुके थे। ये हमारे पास 3 कानून थे इससे रिलेटेड। अब आपको मालूम है कि उस समय आज जैसी कोई टेली व्यवस्था नहीं थी। आज जैसी कह रहा हूं तो स्पेक्ट्रम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो इस क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति ही हो गई है। वो सब व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि जो पुरानी व्यवस्था 2 कारणों से बेकार हो चुकी थी। नंबर 1 कि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, और दूसरी उस समय जो इन्वेंशन थे हमारे पास वो बहुत थोड़े से थे। आज हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो बहुत जरूरी हो गया था कि उसमें परिवर्तन किया जाए। और फिर जो दूरसंचार व्यवस्था है अभी की ही तो है नहीं, इसे भी कुछ वर्ष हो चुके हैं, तो उनमें कुछ खामियां भी आ गई थी। तो जरूरी हो गया था कि उनमें भी कुछ सुधार किए जाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अब जो नया विधेयक आया है, देखिए उसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दोस्तों, विधेयक जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम उन पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उन्हें केवल ध्यान से सुन लें। नंबर 1, लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया है। अभी क्या व्यवस्था थी कि अगर कोई टेलीग्राम सेवाओं के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे लगभग 100 से भी ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस विधेयक में उसे खत्म कर दिया गया है। और उसकी जगह पर क्या होगा? लाइसेंस की जगह पर उन्हें प्राधिकार पत्र दिए जाएंगे, एथराइजेशन लेटर दिए जाएंगे। इससे होगा क्या? क्योंकि आपको जानना चाहिए कि भाई ये जो व्यवस्था की गई है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। लाइसेंस व्यवस्था खत्म हो गई तो जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि लाइसेंस व्यवस्था खत्म, सरकार का जो दबदबा होता है, जो परेशानियां होती हैं काम कराने में, वो खत्म हो गई। यहां भी होगी। तो इससे सरकार और उद्योग जगत दोनों को सहूलियत होगी, ठीक है, क्योंकि सरकार आसानी के साथ उन्हें दे सकेगी और सामने वाले को भी आसानी के साथ वह चीज मिल सकेगी। दोस्तों, अब इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उन्हें सरकार ही आवंटित करेगी। तो पहले क्या होता था? पहले नीलामी की जाती थी। स्पेक्ट्रम घोटाला आप याद करने की कोशिश कीजिए, अखबारों में कभी कभी पढ़ लेते होंगे। नीलामी की जाती थी, उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगा देता था उसे वो स्पेक्ट्रम मिल जाता था। अब आप कल्पना कीजिए कि स्पेक्ट्रम की नीलामी लगाने वाले कौन लोग होंगे? बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, बहुत अधिक पैसे वाले लोग होंगे। तो उन्होंने स्पेक्ट्रम की बहुत ऊंची ऊंची बोली लगा करके खरीद लिया
उस पर एकाधिकार कर लिया, तो बेचारे छोटे लोग कहाँ जाएंगे? तो सीधी सी बात है कि अब अगर आपने नीलामी खत्म कर दी है और सरकार को यह अधिकार दे दिया है, तो उससे जो दूसरे लोग जो इस क्षेत्र में कारोबार करना चाहते हैं उन्हें लाभ हो सकेगा, क्योंकि उन्हें भी स्पेक्ट्रम आसानी से मिल सकेगा। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेक्ट्रम से ही जुड़ी हुई जो तीसरी व्यवस्था की गई है दोस्तों, वो है कि स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में बहुत सुधार किया गया है। किस तरह के सुधार किए गए हैं? इस सुधार को आप कह सकते हैं कि चीजों को बहुत ही व्यावहारिक बना दिया गया है। कैसे व्यावहारिक बनाया गया है? कि जैसे आपने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, उसके लिए आपने एक उद्देश्य बताया था कि मैं स्पेक्ट्रम का इस काम के लिए उपयोग करूंगा, तो सीधी सी बात है कि अब आप उसका उपयोग उसी काम के लिए कर सकेंगे। लेकिन अब यह व्यवस्था की गई है कि नहीं, आप बकायदे अपने उस उद्देश्य को बदल भी सकते हैं, मतलब उसका उपयोग दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा इसी का पॉइंट, आपने स्पेक्ट्रम लिया, आप इसका उपयोग कीजिए, लेकिन आपके पास स्पेक्ट्रम ज्यादा है, उतना उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आपने पूरे का दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि आप दूसरी कंपनी को भी अपने स्पेक्ट्रम में साझेदार बना सकते हैं, यानी कि दो कंपनियां भी मिलकर के बकायदे उस स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकती हैं। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो कंपनियां स्पेक्ट्रम लेंगी वो बकायदे अपने स्पेक्ट्रम की शेयरिंग कर सकेंगी, जो मैंने अभी बताया, ट्रेडिंग कर सकेंगी और लीजिंग भी कर सकेंगी, या मोटे तौर पर कह लीजिए किराए पर भी दे सकेंगी। और अगर उनको लगता है कंपनियों को कि वो तो स्पेक्ट्रम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बकायदे वो अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने इतना पैसा लगा दिया स्पेक्ट्रम खरीदने में और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने उसे कितना अधिक व्यावहारिक बना दिया है। तो अब लोग हिम्मत कर पाएंगे कि भैया स्पेक्ट्रम खरीद लो। ये स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में किए गए सुधार हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि उपभोक्ताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों हम सब इसके उपभोक्ता होते हैं। हम सब किन बातों से ज्यादा परेशान रहते हैं? सच पूछिए तो अनचाही कॉलों से। पता नहीं किन किन के कॉल आते रहते हैं, हम जानते नहीं है। फिर वो बताएंगे कि हमारी ये चीज है, ये बिक्री है, ये सस्ता है, ये नया प्रोडक्ट आया है। तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम लाया गया है, ODR, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन। ऑनलाइन ही सबके सब डिस्प्यूट खत्म कर दिए जाएंगे और इन पर नियंत्रण करने के लिए अनचाही कॉल पर अधिकतम 50,000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है, और यहां तक कि उनके नंबर को हमेशा के लिए कॉलर से हटाया जा सकता है। और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। दोस्तों बहुत से विवाद भी होते हैं, कंपनियों के आपस में विवाद होते हैं, उपभोक्ता और कंपनियों के आपस में विवाद होते हैं। तो इससे निपटने के लिए बकायदे एक वॉलंटरी अंडरटेकिंग मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वॉलंटरी अंडरटेकिंग मैकेनिज्म, जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई गलती हो गई, तो वो अपनी गलती स्वीकार कर ले और खुद दंड भर करके अपना उससे मुक्ति पा ले। और ये भी व्यवस्था की गई है कि आप सीधे सीधे बहुत हायर कोर्ट में जाएं, तो उससे पहले 2 और चैनल बनाए जाएंगे कि पहले वहां सुनवाई होगी और इसके बाद फिर आगे आप जा सकेंगे। एक अंतिम जो बात कही गई है दोस्तों वो ये है कि आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में आप लोकल लेवल पर पढ़ते रहते होंगे कि उसने उसका टावर उड़ा दिया, उसने ये बाधा डाल दी। कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है ना, इसे भी रोकने के लिए इसमें बकायदे व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ेगा और इसके खिलाफ जो सुनवाई होगी ना वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में यानी कि जिला के स्तर पर हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इससे भी जो खासकर सेवाओं में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को रोकने में मदद मिल सकती है दोस्तों। और आखिरी जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह संचार प्रणाली में हस्तक्षेप कर सके और यहां तक कि उसका अधिग्रहण कर सके। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आप जानते हैं कि यह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अभी भी आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलती होंगी कि किस तरह से जो आतंकवादी संगठन है या और इस तरह के अपराध के गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं संचार प्रणाली का कैसे उपयोग करते हैं, आप जानते हैं। तो सरकार के पास इस तरह के अधिकार तो होने ही चाहिए। इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर के आलोचना की जा रही है। पहला तो यह है कि हमारा जो ट्राई है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसका शॉर्ट फॉर्म है ट्राई, उसकी शक्तियों को ज्यों का त्यों रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन इसके जो चेयरमैन होंगे, इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि वह अनुभवी
निजी व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कि निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी हो सकता है। इसको लेकर के लोगों का कहना है कि निजी क्षेत्र के व्यक्ति को इतने संवेदनशील प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस विधेयक से जैसे व्हाट्सएप है, स्काइप है और OTT ओवर द टॉप जैसी सेवाओं को अलग रखा गया है। लोगों का मानना था कि नहीं, इन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बहुत साफ कर दिया है कि ये जो OTT है इसका जो नियमन है वो इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है हमारा, उसके द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तथ्य थे जो दूर संचार विधेयक से जुड़े हुए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वे मैंने आपको बताए हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि अखबारों में इसके बारे में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, आगे भी आपको पढ़ने को तथ्य मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट के रूप में भी, एडिटोरियल आर्टिकल्स के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको उन्हें भी पढ़ना चाहिए। इससे इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, थोड़ी व्यापक तैयारी भी हो जाएगी और परीक्षा की दृष्टि से आप इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।